पूरी दुनिया में जासूसी किताबों के लवर्स पाए जाते हैं। जासूसी एजेंसीज के बारे में पढ़ना पसंद करते हैं। बात चाहे रशिया के केजीबी की हो, भारत के रो की, अमेरिकन खुफिया एजेंसी सीआईए की हो या फिर इजराइल के मोसाड की। इन एजेंसीज के कारनामे वक्त दर वक्त खबरों की हेडलाइन बने रहते हैं। इन एजेंसीज के आम लोगों और प्राइवेट जासूसों को हायर करने की बात किसी से छिपी नहीं। रशिया की केजीबी तो शायद इसी मारे अमेरिका की आंखों में गड़ती थी। ये कहानी भी कुछ उसी तरीके की है। इसमें कोल्ड वॉर के सीन की तो कोई जगह नहीं, पर अमेरिकन खुफिया एजेंसी की एक कहानी जो शायद काल्पनिक ही हो मगर दिलचस्प लगती है। कहानी शुरू होती है सन 2003 में फ्लोरिडा की एक जेल से। कोट पहने एक आदमी डोनाल्ड फिट्जरॉय एक कैदी के सामने बैठा है और उसे च्विंगम ऑफर करता है। फिट्ज कैदी के बारे में सब कुछ जानता है और उसकी मदद करने को कहता है। कैदी समझ जाता है कि इस आदमी को उससे कुछ काम है। कैदी उससे पूछता है कि उसके लिए काम करके उसे क्या मिलेगा। फिट्ज कहता है कि वो उसे जेल से हमेशा के लिए रिहा करवा देगा, उसकी पुरानी सारी फाइलें बंद। फिट्ज तब उसे बताता है कि फिट्ज खुद सीआईए का हिस्सा है और वो खुफिया प्रोग्राम सायरा की शुरुआत करने जा रहा है। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें उसे साये की तरह आतंकवादियों का खात्मा करना है। साये में छुपकर रहने वाला जिसे दिन के उजाले में भी किसी का खौफ नहीं, यानी द ग्रे मैन। वो कैदी तैयार हो जाता है और उसे नाम दिया जाता है सायरा 6। फिर कहानी आती है 18 साल बाद 2021 पर। अब तक 6 कई आतंकवादियों को दफना चुका है और बैंकॉक के एक बार में है। वो कुर्सी पर बैठ आसमान में हो रही आतिशबाजी देख रहा होता है कि एक खूबसूरत लड़की मिरेंडा उसके पास आती है और उसे एक खिलौने वाली बंदूक देती है। 6 उसे कहता है कि उसके पास गन का लाइसेंस नहीं है, जिस पर लड़की कहती है कि यह कोई नॉर्मल पार्टी नहीं है। 6 उस गन को लेता है और एक कमरे की तरफ जाता है। उस कमरे के बाहर एक डिजिटल लॉकिंग स्कैनर लगा होता है जिसकी चाबी है वो खिलौने वाली बंदूक। 6 बंदूक स्कैन करता है और रूम में जाता है जहां एक बेड पर एक सूटकेस रखा होता है जिसमें एक ऑटोमेटिक मशीन गन रखी हुई होती है। 6 उस गन को लोड करता है और अपना ब्लूटूथ स्पीकर कान में लगाता है। दूसरी तरफ से सायरा प्रोग्राम का नया चीफ डैनी कारमाइकल उसे उसके टारगेट के बारे में बताता है और कहता है कि उसे उसकी हत्या करनी है क्योंकि वो आदमी देश के सुरक्षा दस्तावेज किसी को बेचने जा रहा है। टारगेट वहां आता है और 6 के 2 फ्लोर ऊपर के पार्टी रूम में जाता है। सभी रूम्स की छत और फर्श ट्रांसपेरेंट होती है, इसीलिए 6 को टारगेट हल्का सा दिखता है और साथ ही उसे ब्लूटूथ पर कमांड मिल रही होती है जिससे उसका काम और आसान हो जाता है। टारगेट 6 के निशाने पर आता है और उसे आदेश मिलता है कि वो फायर करे और टारगेट को खत्म कर दे, पर बीच में एक बच्चा आ जाता है। डैनी उसे फायर करने को कहता है मगर वो बच्चे की जान को खतरे में देखते हुए फायर नहीं करता और उसे पास से जाकर मारने की ठानता है और खुद ही सिक्योरिटी अलार्म बजा देता है जिससे कि मासूम लोगों की जान न जाए। टारगेट दाल में कुछ काला देख तुरंत अपने बॉडीगार्ड्स को लेकर वहां से निकलने लगता है। 6 उसके पीछे जाता है और एक एक करके बॉडीगार्ड्स को मारने लगता है। मिरेंडा भी उसकी मदद करती है। टारगेट ये सब देखकर भागने लगता है और खिड़की तोड़कर वहां पहुंच जाता है जहां से सारे पटाखे छोड़े जा रहे होते हैं। वहां उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। 6 उसके दिल में चाकू से वार कर देता है। तब टारगेट उसे बताता है कि वो खुद भी एक ग्रे मैन है और उसका नाम है सायरा 4। वो कहता है कि डैनी एक घटिया आदमी है, पर 6 उसकी बात नहीं मानता। पर फिर वो उसे कुछ बताता है जिसके बाद 6 को उस पर विश्वास होने लगता है। 4 अपना लॉकेट उतारकर 6 को देता है और उसकी मौत हो जाती है। 6 सब कुछ मिरेंडा को बताता है। डैनी के आदमी 4 की लाश के पास पहुंचते हैं और उसकी तलाशी लेते हैं, पर उन्हें वो लॉकेट नहीं मिलता। डैनी 6 को फोन करके पूछता है कि क्या उसे टारगेट के पास से कुछ मिला है। 6 लॉकेट को खोलता है जिसमें उसे एक मेमोरी कार्ड मिलता है। 6 डैनी से टारगेट की सच्चाई के बारे में पूछता है, पर डैनी उसे झूठ बोल देता है। फिर डैनी उससे कहता है कि ये 6 का आखिरी मौका होगा सबूत ढूंढने का और फोन काट देता है। 6 मेमोरी कार्ड को कंप्यूटर में डालकर चेक करता है, पर वो मेमोरी कार्ड लॉक होता है और 6 उस मेमोरी कार्ड की फाइल्स खोलकर नहीं देख पाता। 6 वो मेमोरी कार्ड ले जाकर एक लॉकर में जमा कर देता है और वहां से निकलकर अपने पुराने बॉस फिट्ज को फोन करता है। वो फिट्ज से सायरा 4 के बारे में कुछ पूछता है
जिसके जवाब सुनकर उसे विश्वास हो जाता है कि जिस आदमी को उसने मारा है वो सायरा 4 ही था। 6 ये सब बातें फिट्स को बताता है। फिट्स उसे कहता है कि वो एक जगह न रुके और पास ही के एक एयरपोर्ट पर पहुँचे जहाँ उसे लेने के लिए वो अपने आदमी भेज रहा है। इधर डैनी को जब पता चलता है कि 6 मिरांडा के साथ वापस नहीं आया और गायब है, तो वो समझ जाता है कि वो लोकेट 6 के पास ही है और अब उसे मारना जरूरी हो गया है। डैनी उसे मारने का काम लॉयड हैंसन को देता है। लॉयड हैंसन एक सिरफिरे किस्म का एजेंट है और काम को अंजाम देने के लिए लोगों को 3rd डिग्री टॉर्चर देता है। डैनी की असिस्टेंट सूजन उसे हायर करने को मना करती है, लेकिन डैनी किसी भी कीमत पर वो लोकेट चाहता है, इसलिए वो लॉयड को ये काम दे देता है और उसकी मदद करने के लिए सूजन को ही उसके साथ लगा देता है। लॉयड सबसे पहले फिट्स और उसकी भतीजी क्लेयर को उठवाता है ताकि वो उनको टॉर्चर करके 6 की लोकेशन निकाल सके। फिट्स से पूछताछ के दौरान लॉयड उसके नाखून निकालने लगता है, पर फिर भी फिट्स 6 का पता नहीं बताता। तब लॉयड उसे कहता है कि अगर वो कुछ नहीं बताएगा तो वो क्लेयर को टॉर्चर करेगा। फिट्स अपनी भतीजी की सुरक्षा के लिए लॉयड को बता देता है कि उसके आदमी 6 को लेकर यूएस ही आ रहे हैं, पर फिट्स अपने आदमियों को आदेश देगा कि वो 6 को प्लेन में ही मार दे। दरअसल फिट्जरॉय के परिवार में केवल उसकी एक भतीजी ही होती है और उसे भी दिल की बीमारी होती है। एक समय जब फिट्जरॉय को मिशन के लिए बाहर जाना होता है, तब 6 ही क्लेयर की जान दुश्मनों से बचाता है। फिट्जरॉय नहीं चाहता कि उसकी भतीजी को कभी कोई परेशानी हो। 6 प्लेन में सोया हुआ होता है कि तभी फिट्स के खास आदमी के पास फोन आता है कि उसे 6 को प्लेन में ही मारकर उसके पास रखा सारा सामान फिट्स को देना है। पर 6 ये बात सुन लेता है और जब वो आदमी 6 पर हमला करने जाते हैं तब वो उनसे भिड़ जाता है। फिट्स के आदमी फायरिंग भी करने लगते हैं जिससे प्लेन में छेद हो जाता है। प्लेन पर हवा का प्रेशर बढ़ने लगता है और कुछ ही सेकंड्स में वो छेद बड़ा हो जाता है और फिर प्लेन का वो हिस्सा टूट जाता है और प्लेन में आग लग जाती है। 6 सबको मार देता है, लेकिन एक आदमी प्लेन में रखी पैराशूट बैग पहनकर कूद जाता है। उसके साथ ही 6 भी कूद जाता है और उसे उसी की पैराशूट की रस्सी में फंसाकर मार देता है और उसकी लाश से लटक कर नीचे उतरता है। 6 इस वक्त तुर्की में होता है। 6 तुरंत फिट्स को फोन करता है। तब फिट्स उसे बताता है कि क्लेयर लॉयड के कब्जे में है और उसे बचाने के लिए फिट्स को ऐसा करना पड़ा। 6 को अब आगे का रास्ता अकेले ही तय करना होता है। लॉयड 6 को मारने के लिए यूरोप के सारे खूंखार गैंग्स और एजेंट्स को उसके पीछे लगा देता है और ऐलान कर देता है कि जो एजेंट उसे मारेगा वो उसे मुंह मांगी कीमत देगा। 6 एक खाली ट्रेन में छिपकर चढ़ जाता है और वो टाइम याद करता है जब फिट्स को मिशन के चलते बाहर जाना पड़ा और वो क्लेयर के साथ रहा था। जब दुश्मनों ने हमला किया तो उसने क्लेयर को कहा कि ये तो उसके बाएं हाथ का खेल है, जस्ट अनदर थर्सडे। वो उस समय को भी याद करता है जब क्लेयर की हालत खराब हो गई थी और उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा था और उसके बाद क्लेयर के दिल से जुड़े पेसमेकर का नंबर उसे आज भी याद है। 6 भी क्लेयर से इमोशनली जुड़ जाता है। मिरांडा डैनी के पास पहुंचती है और उससे पूछती है कि वो 6 को क्यों मरवाना चाहता है, पर डैनी उसे उल्टे सीधे जवाब देता है, जिसकी वजह से मिरांडा को उस पर शक हो जाता है और वो 6 को बचाने के लिए चली जाती है। मिरांडा एक CIA एजेंट होती है और वो नहीं चाहती कि CIA का नाम खराब हो। 6 अगली सुबह ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में उतरता है और एक लॉन्ड्री वाले के पास पहुंचता है। ये आदमी नाम का तो कपड़े वाला है, मगर इसका असली काम है लोगों के लिए नकली पासपोर्ट और वीजा बनाना। 6 वहीं क्लेयर के पेसमेकर की नंबर की मदद से क्लेयर की लोकेशन पता करता है। वो आदमी उसे फोटो खींचने के बहाने से तहखाने में बने गड्ढे में उसे गिरा देता है, क्योंकि उसे भी पता चल गया था कि लॉयड ने 6 के सिर पर इनाम रखा था। वो आदमी लॉयड को फोन करके बता देता है कि 6 उसी के कब्जे में है। लॉयड उसे लेने उस आदमी के घर पहुंचता है, पर 6 अपनी चालाकी से वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। लॉयड 6 को पकड़ने ही वाला होता है कि तभी मिरांडा वहां आकर लॉयड को बेहोश कर देती है और 6 को अपने साथ ले जाती है। 6 मिरांडा को मना लेता है और उसे लेकर प्राग जाता है, जहां वो दोनों CIA की पुरानी चीफ मिस कैहिल से मिलते हैं, क्योंकि 6 ने वो मेमोरी कार्ड पहले ही मिस कैहिल के पास भेज दिया था। कैहिल उन्हें बताती है कि डैनी पावर के लालच में अंधा हो गया है और वो US में सबसे बड़ा बनना चाहता है,
CIA और US गवर्नमेंट से भी बड़ा। मिरांडा कहती है कि उन्हें ये सारी बातें मीडिया में लीक करनी होगी, तभी डैनी पकड़ा जाएगा। पर सिक्स कहता है कि पहले उन्हें फिट्स और क्लेयर को बचाना होगा। वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि लॉयड के आदमी उन पर हमला कर देते हैं। केहिल उन्हें वहाँ से खुफिया रास्ते से बाहर निकालकर घर का कुकिंग गैस पाइपलाइन खुला छोड़ देती है, और जब लॉयड के आदमी अंदर आ जाते हैं तो सिगरेट जलाकर धमाका कर देती है। सिक्स और मिरांडा उन लोगों से तो बच जाते हैं, पर सिक्स को लोकल पुलिस पकड़ लेती है। लॉयड उन्हें मारने के लिए दूसरी टीम को भेज देता है, और वही लोकल पुलिस और इन आदमियों के बीच गोलीबारी शुरू हो जाती है। सिक्स जैसे तैसे खुद को बचाकर वहाँ से भागता है। मिरांडा कुछ दूर आगे एक कार लेकर आती है और उसे बचाकर ले जाती है। रात के समय में वो दोनों वहाँ के पास के एक हॉस्पिटल में जाते हैं ताकि उस मेमोरी कार्ड के फाइल्स को लीक किया जा सके, पर उन्हें रोकने के लिए वहाँ एविक आ जाता है। एविक तमिलनाडु का रहने वाला है और दुनिया का सबसे खतरनाक एजेंट है। उसे जिसको मारने की सुपारी मिली उसका काम तो समझो तमाम। एविक सिक्स को घायल करके वो मेमोरी कार्ड वाला लॉकेट लेके लॉयड के पास चला जाता है। लॉयड एक आलीशान महल में बैठा उसका इंतजार कर रहा होता है। एक ऐसा विशाल महल जिसमें सुरक्षा के सारे इंतजाम हैं। उसके बाजू में एक बड़ा तालाब है और आगे एक भूल भुलैया जैसा गार्डन। सिक्स और मिरांडा भी वहाँ पहुँचते हैं और अंदर घुसने के लिए सुरक्षा में खड़े गार्ड्स को एक एक करके मारने लगते हैं। लॉयड काम पूरा हुआ देख कहता है कि वो फिट्स और क्लेयर को भी मार देगा। एविक पूछता है कि क्या वो एक मासूम छोटी बच्ची को भी मार देगा, जिस पर लॉयड कहता है कि अब उनकी जरूरत नहीं। मिरांडा सामने के दरवाजे से घुसती है और रॉकेट लॉन्चर से हमला करना शुरू कर देती है। सिक्स पीछे के रास्ते से उस कमरे में पहुंच जाता है जहां फिट्स और क्लेयर को कैद किया गया रहता है। लॉयड समझ जाता है कि ये ध्यान भटकने की एक चाल है और सिक्स फिट्स के पास पहुंच चुका है। लॉयड अपने आदमियों को लेकर उस कमरे की तरफ भागता है। सिक्स उन दोनों को लेकर वहाँ से भागने लगता है, पर बीच में ही फिट्स को गोली लग जाती है। फिट्स सिक्स को कहता है कि उसे एक बॉम्ब चाहिए क्योंकि उसका बचना अब नामुमकिन है। सिक्स और क्लेयर पास में बने तालाब में कूद जाते हैं। लॉयल उनको ढूंढता हुआ फिट्स के पास पहुंचता है और फिट्स के पास बॉम्ब देखकर वो भी तालाब में कूद जाता है। फिट्स की बॉम्ब फटने से मौत हो जाती है। अब तक आधी रात बीत चुकी होती है और मिरांडा लड़ते हुए एविक के पास पहुंचती है, पर एविक उसे मारता नहीं बल्कि उसे लॉकेट देकर वहां से चला जाता है क्योंकि एविक को मासूम बच्ची को मारने की बात अच्छी नहीं लगती है। लॉयड क्लेयर को गन पॉइंट पर बंदी बना लेता है और उसे लेकर भूल भुलैया वाले गार्डन में घुस जाता है। सिक्स उसका पीछा करता है। वो सब गार्डन के बीच में पहुंचते हैं जहां एक फव्वारा बना होता है। सिक्स लॉयड को कहता है कि ये उन दोनों के बीच की बात है, इसमें क्लेयर की कोई गलती नहीं है। फिर सिक्स कहता है कि ठीक है, ये तो उसका काम है, जस्ट अनदर थर्सडे। सिक्स और लॉयड अपनी बंदूकें फेंक देते हैं और उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ते लड़ते सुबह हो जाती है। लॉयड हारने लगता है। फिर वो अपनी जेब में रखी चाकू निकालकर हमला करना शुरू कर देता है। सिक्स घायल हो जाता है, पर फिर भी वो लॉयड का मुकाबला करता है। अचानक फायरिंग की आवाज आती है और सिक्स देखता है कि सुजन ने आकर लॉयड को गोली मार दी है। सिक्स कुछ समझ नहीं पाता। सुजन कहती है कि सिक्स जैसे होनहार एजेंट को वो मरने नहीं देना चाहती। वो चाहती है कि सिक्स उसके लिए काम करे। वो अब तक की हुई सभी हत्याओं का इल्जाम लॉयड के सिर पर डाल देगी और सिक्स वापस आजाद होकर रह सकेगा। मिरांडा को भी CIA में ही रखा जाएगा। सुजन सिक्स को हॉस्पिटल में भिजवा देती है और क्लेयर को अपने कब्जे में रखती है ताकि वो सिक्स से अपना काम करवा सके। लॉयड के शरीर से सुजन के बंदूक की गोली मिलने की वजह से डैनी को भनक लग जाती है कि सुजन कुछ प्लान कर रही है। सुजन कुछ दिनों बाद डैनी के साथ जब सिक्स से मिलने पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि सिक्स किसी से बातें नहीं करता, मानो कोमा में है। जब वो दोनों सिक्स के कमरे में पहुंचते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सिक्योरिटी में लगे सारे सोल्जर्स मरे हुए जमीन पर पड़े हैं। जहां देखो वहीं पर लाशें। सिक्स पहुंच जाता है उस जगह पर जहां क्लेयर को रखा गया है। क्लेयर म्यूजिक बजाती है और सिक्स अपना वही काम शुरू करता है, जस्ट अनदर थर्सडे।